गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16। पाठ का नाम है नमक और इसकी जो लेखिका है इनका नाम है रज़िया सज्जाद जहीर। इनके द्वारा रचित पाठ है जिसका नाम है नमक। इनके जन्म के विषय में, इनका जो जन्म हुआ था 15 फरवरी जो है राजस्थान में हुआ था। 15 फरवरी सन 1917 ईस्वी अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं। जर्द गुलाब, जर्द गुलाब जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये जो जर्द गुलाब है ये उर्दू भाषा में लिखी गई ये एक प्रकार की कहानी संग्रह है। इसमें जो है ढेर सारी कहानियों का संग्रह किया गया है। सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। और जो इनका निधन हुआ था 18 दिसंबर सन 1979 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना, इन्होंने एक जगह इनका कथन है कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। जो हमने तय कर लिया एक बार उसको हर मुकाम हर कीमत पर हम उसको करके रहेंगे। तो जो हमने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है और हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। जैसी हमारी जिज्ञासा शक्ति होती है, जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है, वैसा ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो है लिखते रहने से, जो लेखिका है इनको लेखन में इनकी रुचि थी, सो इन्होंने बताया कि लेखन में ही इनकी जो है वो शक्ति है, ताकत है। यह जो पाठ आपका दिया गया है नमक, यह नमक पाठ जो है भारत और पाक का जब विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो ना चाहते हुए भी उन्हें विस्थापित होना पड़ा था। एक भारत के लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग भारत, लाहौर, इस तरह से जो बंटवारा हुआ तो बंटवारा के समय एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान जाना पड़ा। सरहदों पे तो निशान बन गए, जो मैप था मैप पे तो निशान बन गए कि यह फलाना की सरहद है, यहाँ से हिंदुस्तान की सरहद प्रारंभ होती है, यहाँ से पाकिस्तान की सरहद प्रारंभ होती है। लेकिन जो लोग विस्थापित हो गए, विस्थापित होने के बाद जो दिल में उनकी जो अनुभूति थी, दिल में जो उनकी फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स जो है अपने स्थानीय स्थान के प्रति जो है वो समाप्त नहीं हो पाई। तो लेखिका इसमें बताती है केवल नक्शे पे लकीरें बना देने से दिलों में लकीरें जो है वो नहीं बन पाती। चाहे कोई कुछ भी कहे, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस स्थान को, जो उनका पैतृक स्थान है, जहाँ से उनको लगाव है, जहाँ से उन्होंने जीना, खेलना, कूदना सब कुछ सीखा, वहाँ से उनको लगाव है। और वह भले ही वह इस समय विस्थापित हो चुके हैं, भले ही एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन फिर भी उसे ही वह अपना वतन जो है वो मानते हैं। तो इस पाठ में उन्होंने कई जो है पात्र का जिक्र किया, जो पात्र अलग अलग स्थान पर भले ही रहते हैं लेकिन उनका जो अपना स्थान मानते हैं, अपना जैसे दिल से जुड़ाव जो मानते हैं, अपना वतन जो मानते हैं, वो कोई दूसरे स्थान को ही मानते हैं। तो इसमें प्रदेश में रह रहे लोगों की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का चित्रण इसमें किया गया है। कहते हैं कि इसमें यह जो पाठ है हमारे सामने कई प्रकार के प्रश्न छोड़ती है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदें के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थलों के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि जो अलग अलग स्थान पर विस्थापित लोग हैं, यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, तो अभी भी लोग जो है उस स्थान को अपना जो है पैतृक स्थान या अपना वतन मानते हैं। तो जब यह पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, जो मानने वाले हैं, जो अपना समझने वाले, जो ये पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, तो क्या एक दौर ऐसा आएगा कि अब सब कुछ जो सुधरने की गुंजाइश है, जो समाजवाद की गुंजाइश है कि हम सब कुछ, हम सभी समान हैं, धर्म जात लिंग मजहब से ऊपर उठ करके एक मानवतावादी दृष्टिकोण की अवधारणा है, क्या यह अवधारणा भी समाप्त हो जाएगी? तो हम
हमारे सामने यह प्रश्न उभर करके सामने आता है, या हम अपनी नई पीढ़ी को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको हम क्या शिक्षा देंगे, क्या हम उनको क्या सिखाएंगे कि जो है हमें किस तरह का आपस में एक दूसरे के प्रति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें आपसी सौहार्द किस प्रकार बना करके रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेखिका ने बड़े ही बेबाकी के साथ उठाने का प्रयास किया। तो आइए हम लोग इस पाठ को जो है वो पढ़ते हैं। नमक। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई। सफिया कौन है? सफिया इस जो यह बहुत ही मार्मिक कहानी है, इस मार्मिक कहानी की प्रमुख पात्र है, जो इसका नाम है सफिया। तो सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई। सिख बीवी कौन है? सिख बीवी भी एक पात्र है। सिख बीवी जो है पंजाबी है, तो सिख बीवी के वहाँ कुछ फंक्शन है, तो उनके वहाँ मतलब आपस में मतलब बातचीत हो रही है। तो सफिया ने सिख बीवी को देखा, तो सिख बीवी को देख करके थोड़ा सा वह सिख बीवी के प्रति उनके मन में, सफिया के मन में थोड़ा सा भावना जगी। क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें, उनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिल की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। बता दें कि जब सफिया की मुलाकात जो है सिख बीवी से होती है, तो सिख बीवी को देख कर वो काफ़ी प्रभावित होती है, काफ़ी आकर्षित होती हैं, और उन्हें देख करके उन्हें अपने माँ की, अम्मी की याद आ जाती है कि उनकी अम्मी भी ऐसे ही, उनका भी हुलिया भी ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें चित्रित किया है, शब्द चित्र के द्वारा लेखिका ने चित्रण किया है, ठीक उसी तरह से उनके माँ का भी जो रूप था सेम उसी तरह से था। उनका जो वो भी मुहर्रम के समय जो रहता था, वो मलमल का दुपट्टा जो है ओढ़ा करती थी, तो वो उनको इस प्रकार जो है वो आकर्षित करती हैं। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों में नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है और वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़े पहनने के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया और जिंदा दिली की तस्वीर। जब बार बार सफिया जो है सिख बीवी की ओर देख रही थी, आशापूर्ण नज़रों से उसको थोड़ी सी माँ की झलक लग रही थी, तो वह उससे प्रभावित होकर के जो सिख बीवी थी, उन्होंने अपने बहू से पूछा कि ये कौन लड़की है, ये कौन महिला है जो बार बार मुझे इस तरह से देख रही है। तो उनकी बहू ने बताया कि ये जो है पास में पड़ोस में रहती हैं और यह जो है कल लाहौर जा रही है, इनके भाई वगैरह सब लोग लाहौर में रहते हैं, अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। तो लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी की आंखों में चमक आ गया और वह पुनः जा करके उनके पास जो है सफिया के पास जाके बैठ जाती हैं और पूरी जो बात बताने लगती हैं कि लाहौर की विशेषता बताने लगती हैं कि लाहौर में किस तरह के लोग रहते हैं, लाहौर से उनका किस प्रकार का जुड़ाव है, वहाँ के लोग किस तरह से तरोताज़ा रहते हैं, अच्छे खाने के, अच्छे पहनने के शौकीन होते हैं, उनके अंदर जो है एक तरह की जिजीविषा शक्ति होती है, जिंदा दिली होते हैं, सकारात्मक अभिवृद्धि होती है। तो जो भी विशेषता उन्हें लगती थी, सिख बीवी को जो विशेषता अपने जो है लाहौर के प्रति लगती थी, वो समस्त विशेषताओं को उन्होंने सफिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। कीर्तन होता रहा, यानी जो सफिया थी और सफिया जो है सिख बीवी के घर कीर्तन में आई हुई थी, तो कीर्तन में बातचीत चल रही है, कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको भी यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। बताती हैं कि मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रही हूँ, यहाँ भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है, घर गृहस्थी अच्छी खासी बस चुकी है, कोठी इत्यादि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो जहन है, हमारा दिल जो है ये मानने को तैयार नहीं होता, अभी भी लाहौर को ही अपना वतन मानता है और जो है वह और किसी चीज़ को स्वीकार करने को की इजाज़त नहीं देता। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से प्रेम नहीं है, यहाँ से भी मुझे प्रेम है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो है लाहौर की जो
खूबियाँ हैं या मेरा अपना बचपन बीता है, यहाँ वहाँ के लोगों की जो विशेषताएं हैं मुझे कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए मैं लाहौर, मुझे आज भी लाहौर जो है बहुत भाता है। फिर पलकों के कुछ दुधिया सितारे आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर फिर वही उसी जगह आ जाती है, साडा लाहौर। बताते हैं कि जो सिख बीबी रहती है उन्हें कुछ बातें याद आ जाती हैं, दोनों आपस में इस तरह से चर्चा पर चर्चा करती रहती हैं, तो वहाँ की विशेषता के विषय में बातें एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है। उसी समय जो है वो कुछ यादों में, जो सिख बीबी रहती है वो कुछ यादों में खो जाती हैं, लेकिन बार बार प्रसंग घूम फिर करके यहीं पे आता कि अपना साडा लाहौर, मतलब लाहौर से वो जो सिख बीबी रहती है लाहौर से काफ़ी प्रभावित रहती हैं, तो बार बार याद करती हैं, बार बार चीज़ें उन्हें याद आती हैं, पुराने जो प्रसंग है वहाँ पे रहना, वहाँ की बातें सब कुछ उन्हें याद आती है। तो अचानक लेकिन हर बार घूम के प्रसंग यहीं पर आके टिकता है कि अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी तब सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत माने विदाई रुखसत होने लगी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, सफ़िया ने बड़े ही अदब के साथ धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। चूँकि सफ़िया भी उनसे प्रभावित थी और सिख बीबी भी उनसे प्रभावित थी, तो बड़े ही सफ़िया को जो है सिख बीबी अपनी माँ समान लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे हुक्म दीजिए, अगर आप चाहती हैं कोई सौगात यानी उपहार के तौर पे कुछ चाहती हैं कि मैं आपके लिए वहाँ से लाहौर से ले आऊँ, तो आप मुझे बताइए, मैं खुशी खुशी आपके लिए वहाँ से ले आना पसंद करूँगी। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना। जिस पर यह पाठ आपका पूरा जो पाठ का शीर्षक है जो इस पर आधारित है। कहती है लेखिका कि जो सफ़िया है, सफ़िया सिख बीवी जो है सफ़िया से कहती है, अगर तुमसे पॉसिबल हो, संभव हो सके तो अगर कुछ ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। जैसे खाने में क्या होता है, सब कुछ अच्छा रहे, अगर खाने में नमक कम हो तो क्या होता है, खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो उसी तरह रिश्ते में अगर प्रेम का अभाव हो, रिश्ता कितना भी मजबूत हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है तो वो क्या, रिश्ता बेकार होता है, निरर्थक होता है। उसी तरह से अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद, जायका समाप्त हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके शीर्षक को बताया कि प्रेम ही सर्वोपरि होता है। जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ करके सबसे बड़ा क्या है, आपसी सौहार्द रखना, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम भाव रखना। 15 दिन यूँ गुजर जाते कि पता ही नहीं चला, और यानी अब जो है सफ़िया अपने जो है भाई के घर यानी लाहौर जो है वह पहुंच चुकी है। वहाँ पर उन्होंने 15 दिन ऐसे ही भाइयों के बीच, अपने भतीजों के बीच मस्ती की। 15 दिन यूँ गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की सामें, दोस्तों की मोहब्बतें, इसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो सफ़िया है, सफ़िया के 15 दिन लाहौर में किस प्रकार गुजरे। तो आपको ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा गद्यांश, कि इसमें बताती हैं कि 15 दिन इस प्रकार गुजरे कि जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बतें, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। मतलब जो भी उनके रिश्तेदार आते सब कुछ न कुछ उनके लिए लेकर के आ रहे थे। अजीजों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ लिए आ रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, यह समस्या थी कि मतलब किसको, किस सामान को किस तरह से पैक करके वो ले जाए। उनके सामने यह बहुत ही भारी समस्या थी। अगर किसी चीज़ को नहीं ले जाते हैं तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा, और हम ले जाते हैं तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। इतना सारा सामान कैरी करना जो है इतना आसान बात नहीं है, और किस तरह से इसको जो है पैक किया जाए, किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाए, यह जो है सफ़िया के सामने एक बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, और सब सामान तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक थी कि बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। एक बादामी कागज़ में, बादामी पुड़िया में उसने, सफ़िया ने जो है एक सेर लाहौरी नमक जो है वो रख रखा था। अब उसके लिए, सफ़िया के लिए सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे बड़ी बात कि इसको कैसे जो है हम व्यवस्थित करके कैसे रख के ले जाएं कि जो है, और ले जाना भी जरूरी है,
नहीं भी नहीं कर सकते कि मेरी मुंह बोली माँ ने मुझे ये आदेश दिया था, कहा था ले आने के लिए, तो अगर मैं नहीं ले जाऊंगी तो उनको भी तकलीफ होगी, और मैं ले जाती हूँ तो मैं किस तरह से ले जाऊँ। तो इन्हीं सब उधेड़ बुन में जो सफ़िया है वो इसी उधेड़ बुन में लगी हुई है। सफ़िया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सफ़िया का जो भाई लाहौर में रहते हैं वो बहुत बड़े पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि यह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? उन्होंने पूरा प्रसंग नहीं बताया, पूरी स्टोरी नहीं बताई, बस इतना कहा कि भैया क्या यहाँ से हम नमक ले जाना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई समस्या तो नहीं, नमक ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? वो हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। यानी नमक ले जाना जो है, एक देश से दूसरे देश नमक ले जाना क्या है, एक प्रकार जो है गैर कानूनी है, प्रतिबंध है, इस पर आप नहीं ले जा सकते। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोग के हिस्से में तो हमसे भी ज़्यादा नमक आया है। तो यह स्टेटमेंट भाई का जो सफ़िया का जो भाई है उसका जो ये स्टेटमेंट वो कहीं ना कहीं जो है सफ़िया के दिल को चुभ जाती है कि आपके हिस्से में, यानी जो बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के हिस्से में नमक मिला। तो भाई कहता है कि आपके हिस्से में तो हमसे भी ज़्यादा नमक आया, तो फिर आप यहाँ से नमक ढोने का क्या औचित्य? भाई का अभिप्राय ये था कि मतलब नमक तो आपके पास पहले से ही है, तो आप नमक ले जा करके क्या करेंगे? लेकिन वह बात जो है तीर की तरह जो है सफ़िया को वह चुभ जाती है। वह झुझला गई, गुस्से में आवेश में आकर कहती है, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मुझसे मंगवाया है। सफ़िया को इस बात से वो गुस्से में आ जाती है, आवेशित हो जाती है, आवेश में आकर के वो कहती हैं कि मैं हिस्से बकरे की बात मैं नहीं जानती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि किसके हिस्से में क्या आया, इस तरह से बंटवारे की बात मैं नहीं करती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे नमक मंगवाया, मैं यहाँ लाहौर का नमक ले जाने की बात यहाँ पर कर रही हूँ। भाई के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जिस प्रसंग से सफ़िया अवगत थी उस प्रसंग से उनका भाई पूरी तरह से उसको कुछ नहीं पता था कि ये किस प्रसंग की बात कर रही है, किस मुँह बोली माँ की बात कर रही है, क्या चर्चा है, क्या इसके विषय में उनको कुछ नहीं पता। इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बहन इस प्रकार से प्रतिक्रिया क्यों दे रही है, वो इस तरह से झुझला क्यों रही है, आखिर इस समय इतना गुस्से का कारण क्या है। पूरी तरह से भाई जो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो उसका स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट दिल दुखाने वाला था। माँ का क्यों जिक्र आया, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोले, देखिए बाजी माने बड़ी बहन, देखिए आपको कस्टम से गुजरना पड़ेगा, कस्टम माने नियम कानून प्रक्रिया, जो भी कानूनी प्रक्रिया उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आए तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। और कानून जो मतलब कि जब आपके सामान की चेकिंग होगी तो अगर किसी को भी कोई भी थोड़ा भी आपके शक हुआ या कुछ भी ऐसी वैसी यानी जो है संवैधानिक चीज़ जो वैधानिक ना हो, प्रतिबंधित हो, अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ मिल गई तो आपके हर सामान जांच की इंक्वायरी के नाम पे हर सामान की चिंदी यानी एक चीज़ जो है अस्त व्यस्त करके देखा जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा, और पकड़े जाने पे जो कानूनी प्रक्रिया होगी उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको अलग से गुजरना पड़ेगा। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? निकल आने का मतलब आप चुपके से कोई चीज़ लेके जा रहे हैं और आप पकड़े गए। तो सफ़िया कहती है, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत करेंगी। कानून सफ़िया कहती है अपने भाई से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सोच रही हूँ कि नमक को छिपा के ले जाने की बात करें? मैं आपसे राय इसलिए मांग रही हूँ कि मैं नमक को दिखा के बता करके ले जाना चाहती हूँ कि मेरी मुँह बोली माँ ने मुझे मंगाया, इसलिए मैं नमक ले जाना, तो इसमें किस प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो लेखिका का भाई पुलिस अफसर है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये तो आप गलत करेंगे, क्योंकि जो है कस्टम जो नियम है, नियम कानून के तहत सबको होकर के गुजरना पड़ता है, और जो चीज़ प्रतिबंधित है उस पर किसी तरह का कोई कार्य जो है नहीं किया जा सकता। और प्रतिबंधित है तो मतलब प्रतिबंधित है। कानूनी जो वहाँ पे अधिकारी होंगे, कस्टम के जो अधिकारी होंगे, उनके भी हाथ जो है कानून से बंधे हुए हैं,
वे चाह करके भी दिल की बात नहीं सुन सकते, और वो चाह करके भी आप क्या है पूरी तरह से असहाय है, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो आप ये जो आप सोच रही हैं बता के ले जाना, जता के ले जाना, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते? हुकूमत मतलब शासन व्यवस्था। क्या जितने कानून हैं सब हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। लेखिका ने इस पंक्ति में बड़ी ही उम्दा बात कही कि जो कस्टम अधिकारी वो भी तो इंसान है, क्या उनके अंदर दया भावना नहीं होती, संवेदना नहीं होती, सहिष्णुता नहीं होती, अपनापन नहीं होता, प्रेम नहीं होता? क्या वो जिंदा इंसान नहीं होते? क्या वो मशीन की भांति व्यवहार करते हैं? उनको जो उनके दिमाग में फिट कर दिया गया, जो जो इंस्ट्रक्शन दे दी गई, केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शन को उन्हें यथानिर्देश को पालन करना है। उनके पास अपना जो है हृदय नहीं होता, उनकी अनुभूति कुछ नहीं होती है कि जो उनसे कह दिया गया बस वही जो है पालन करते। तो इस प्रकार जो है सफिया ने बड़े ही सफिया के माध्यम से लेखिका ने बड़ी ही स्पष्ट बात कही कि जो है इंसान और जो नियम कानून है, नियम कानून सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानियत से बढ़कर के कोई कानून नहीं होना चाहिए। जिस इंसान को नियम में बांधने के लिए कानून का निर्माण किया गया, सो जब इंसानियत ही खतरे में है तो उसके लिए हमें कोई अलग ही कुछ नया ही कानून की जो है कानून जो है हमें बनाना चाहिए, या हमें उससे इतर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। सो इस प्रकार आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके और इसका उत्तर अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करिएगा। अगर कोई शब्द कोई दिक्कत होगी तो आप लाइव क्लास में आके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।